और भाई बताइए। सर कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी अभी आपके घर पे आके बात कर रहे हैं। मैं साइबर क्राइम ब्रांच ऑफिसर बातचीत कर रहा हूँ, इंस्पेक्टर नितिन कुमार। अभी तो लखनऊ से बातचीत हो रही थी, लेकिन मैं इस समय आपके घर पे आ रहा हूँ है, क्योंकि आपको बार बार बताया जा रहा है कि तुम्हारे मोबाइल का अश्लील प्रकार का रिकॉर्ड निकल के आया है। अपने मोबाइल में हिमाचल उसमें देख लीजिए, यूट्यूब में देख लीजिए, काल इसी मामले में 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 8 लेडीज गिरफ्तार की गई हैं, 2 लेडीज हॉस्टल से लाई गई हैं। एक एमए करके कांस्टेबल की नौकरी कर रहा था, उसको गिरफ्तार किया गया है। सर एक मैं आपको बोल रही थी, अगर आप मेरे घर के रास्ते आओगे तो पीछे मोमोज वाला पड़ता है, तो मोमोज ले आना वहाँ से ना। गाड़ी रोके पहले, और व्हाइट चटनी और मेयोनीज जरूर ले आइएगा सर ना वहाँ पे। गाड़ी रोके, आवाज कम आती है मोबाइल में, गाड़ी रोको। हाँ क्या बता रही हैं आप? मैंने कहा सर आप मेरे घर आओगे ना, घर आओगे मेरे घर आते टाइम ना, बीच में एक मोमोज वाला ठेला वाला पड़ता है, वो मोमोज ले आना और मेयोनीज जरूर ले आना सर प्लीज। अच्छा हाँ, और कोल्ड ड्रिंक भी हमारी टीम आपको स्वागत अच्छे से करेगी। हाँ जी ये बढ़िया था भाई, मेयोनीज जरूर ले आना सर, कोल्ड ड्रिंक भी चलेगी। कृपया कर ऐसे स्कैमर्स से सावधान रहें। हेलो सौरभ, मैं महाठग बोल रहा हूँ। हाँ सुन, मेरे को 50,000 स्क्वायर फीट का एक 7 स्टार बंगला चाहिए। इसके लिए तुम 8 बंगले तोड़वाकर एक शीश महल बनवा दो। उसमें ऑटोमेटिक टोटो टॉयलेट सीट होनी चाहिए, साथ ही 24 सोफा सेट, 50 एसी, 16 एलईडी टीवी और 80 रिमोट वाले पर्दे चाहिए। और हाँ, एक मस्त जिम और मिनी बार भी चाहिए। अरे बाबा, ये तेरे को क्या 8-10 लॉटरी एक साथ लगा क्या? अरे नहीं मनीष, ये लॉटरी वॉटरी तो गरीबों का काम है, मैं तो बिजनेस करता हूँ जी। कैसा बिजनेस है? अरे मेरा तो घोटालों का बिजनेस है, एकदम फर्स्ट क्लास। खूब घोटाले किए हैं मैंने। ये मंगल मूर्ति विनायका। और आगे सुनो, मैंने सीएम हाउस के रिनोवेशन का टेंडर जारी करवाया, फिर धीरे धीरे उसमें लागत बढ़ाता गया और अंत में अनुमान से कई गुना ज्यादा खर्च कर डाला। उसके बाद फिर शराब घोटाला, फिर जल बोर्ड में घोटाला, फिर क्लासरूम में घोटाला, फिर मोहल्ला क्लिनिक में घोटाला किया। और हाँ, मैंने तुम दोनों को भी तो हिस्सा दिया है। इस महाठग ने अपने साथियों के साथ मिलकर पिछले 10 वर्षों में दिल्ली को कुछ इस तरह जमकर लूटा है, लेकिन अब दिल्ली की जनता इस आपदा को दिल्ली से बाहर भगाने के लिए पूरी तरह तैयार है। आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। तो राम राम मेरे प्यारे भाई की हलचल मजा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल सैफरॉन पैट्रियट में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। अरे बाकी तो छोड़िए, आपकी पार्टी की सांसद गई थी उसी घर में और उन्होंने सिर्फ अपॉइंटमेंट मांगा था, तो आप लोगों ने उनके साथ क्या बर्ताव किया था स्वाति मालीवाल के साथ कि यदा यदा ही महिला सांसद अपॉइंटमेंट याचति तदरि केजरीवालस्य वचनद्वयम् लात घूसा नाम कमर मध्य चटकनामुक भंजनम। फिर दिल्ली पुलिस ने कहा था जरा सीसीटीवी दिखा दीजिए, बड़ा अच्छा मौका था। देखो भाई, वो नेता आई मिलने, लो सीसीटीवी देख लो। कहा सीसीटीवी गायब, सीसीटीवी फुटेज नहीं अवेलेबल है। अरे कितना बढ़िया मौका था आपके पास लीगली दिखाने का कि लो भाई आज हम सीसीटीवी दिखाई दे रहे हैं, मगर आप उससे चूक गए। मेरे दिल्ली के प्यारे भाई बहनों, आप लोग जब वोट देने जाएं तब इस बात को याद रखिएगा कि ये वही पार्टी है जो ये कहती थी ना मांगू बंगला गाड़ी, ना मांगू हीरे मोती, बाद में शीश महल मांग बैठी। तो मेट्रो में भारत की उड़ान के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे अब रैपिड रेल दिल्ली पहुंच गई है। पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया। अब ये अशोकनगर से मेरठ तक ये रैपिड रेल दौड़ेगी। आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी ने इस देश पर 70 सालों तक राज किया, लेकिन क्या उन दशकों में ऐसा कुछ हुआ जिससे भारत की मूलभूत सुविधाएं बदली हों? क्या इन 70 सालों में हमारे देश के लिए कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मिला जिस पर हम लोग गर्व कर सकें? टूटी सड़कें, गांव अंधेरे में और शहर भी विकास की दौड़ में पिछड़े हुए। कांग्रेस ने भारत को सिर्फ वादों और योजनाओं का झुंझुना थमाया, लेकिन पिछले 11 सालों में बीजेपी ने जो विकास किया, आज वो विकास सभी की आंखों के सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हमारे देश ने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जो भारत को वर्ल्ड क्लास बना रहा है। हर गांव में आज बिजली पहुंच चुकी है, गांव से शहरों तक सड़कें जुड़ चुकी हैं और अब हमारे देश का मेट्रो नेटवर्क दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है। कांग्रेस ने 70 सालों में कभी मेट्रो जैसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन बीजेपी सरकार ने 2014 के बाद मेट्रो को शहरों की जरूरत और विकास का प्रतीक माना। आज हमारे देश भारत ने मेट्रो नेटवर्क में 1000 किलोमीटर का आंकड़ा पार कर लिया है। 20 से ज्यादा शहरों में मेट्रो दौड़ रही है, जिसमें दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, हैदराबाद, कोची और नागपुर जैसे शहर शामिल हैं। और ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि एक दूरदर्शी नेता ने देश को ट्रांसफॉर्म करने की ठानी। पिछले 70 सालों में इस कांग्रेस पार्टी ने लगभग 213 किलोमीटर ही मेट्रो नेटवर्क बनाया, लेकिन आज मोदी सरकार ने अपने 11 सालों के ही शासन में
800 किलोमीटर से ज्यादा का मेट्रो नेटवर्क बना दिया है। बाकी का आप लोग इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 2014 में ये केवल 5 राज्यों के 5 शहरों में ही था, लेकिन आज सिर्फ 11 सालों में ही 11 राज्यों के 23 शहरों में मेट्रो रेल नेटवर्क है, जो कि अभूतपूर्व वृद्धि को दर्शाता है। और दिल्ली मेट्रो इसका बेहतरीन उदाहरण है, जहाँ कांग्रेस के द्वारा काम की रफ्तार धीमी थी, लेकिन मोदी सरकार ने इसे रिकॉर्ड समय में फैलाने का काम किया। इतना ही नहीं, बीजेपी सरकार की मेट्रो परियोजनाओं में तकनीकी उन्नत का भी ख्याल रखा गया। आज भारत की मेट्रो इको फ्रेंडली है, जो कि इलेक्ट्रिक पावर पर चलती है और कार्बन उत्सर्जन को 70% तक कम करती है। कांग्रेस के समय में ये सारे के सारे विकास तो होते थे, लेकिन बस कागजों तक ही सीमित रहते थे, लेकिन ये आज का न्यू इंडिया है। बाकी का मोदी सरकार का विजन सिर्फ यहीं तक नहीं है। मोदी सरकार का विजन ये है कि 2025 में 500 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क और बिछाया जाएगा। ये प्रोजेक्ट अब सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं रहने वाले हैं, बल्कि छोटे और मध्यम शहरों को भी इनसे जोड़ा जाएगा। और यही है सबका साथ सबका विकास का असली मतलब, जो कांग्रेस ने 70 सालों में सोचा तक नहीं था, वह बीजेपी ने मात्र 1 दशक में करके दिखा दिया। आज भारत का मेट्रो नेटवर्क न केवल लोगों की जिंदगी को आसान बना रहा है, बल्कि यह भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर खड़ा कर रहा है। और बिना किसी भेदभाव के आज हमारे देश भारत को आधुनिक व समृद्ध बना रहा है। हमारा दिल्ली के इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और वहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ग्राउंड पे, वो तय करें कि बीजेपी का मुकाबला किस तरह से सबसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है। इससे पहले 2 बार लगातार आम आदमी पार्टी की वहाँ पे कामयाबी रही। इस बार दिल्ली के लोग क्या फैसला करेंगे, उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। नेता का कहना है कि जो अलायंस था सिर्फ लोकसभा इलेक्शन के लिए था। अब जहाँ तक मुझे याद है, इस पे कोई वक्त की सीमा लगाई नहीं गई थी। और बदकिस्मती की बात यह है कि क्योंकि इंडिया ब्लॉक की कोई मीटिंग बुलाई नहीं जा रही है, तो इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, ना लीडरशिप को लेके, ना एजेंडा को लेके, ना आगे क्या हम रहेंगे या नहीं रहेंगे इसको लेके। शायद दिल्ली के इंतखाबात हो जाएं, उसके बाद अच्छा ये होगा कि इंडिया ब्लॉक के तमाम जो हिस्सेदार हैं उनको बुलाया जाए और इस पर क्लैरिटी हो। अगर ये सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए था, इसको वाइंड अप करिए, फिर हम अपना काम अलग से करेंगे। अगर पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद ये असेंबली के लिए भी है, तो फिर हमें मिलकर काम करना होगा। इंडिया अलायंस के पास ना ही कोई एजेंडा है, ना ही कोई लीडरशिप है। इनको ये भी नहीं पता कल को ये रहेंगे या खत्म हो जाएंगे। ऐसा कहना है अमर अब्दुल्ला का, जो कि इसी इंडिया अलायंस का एक हिस्सा है। अब आप लोग ये विचार करें, क्या किसी ऐसी पार्टी के हाथों में देश की सत्ता सौंप सकते हैं जैसे अपने ही भविष्य के बारे में पता ना हो। इनका कहना है कि वे पुराने विवाद है, फिर कहते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, तो कह रहे पुराने विवादों पर को बंद करके रखो, उनको फिर से खुरेदने की जरूरत नहीं है। उनको आप क्या कहेंगे योगी जी? देखिए, पुराना जख्म का उपचार होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो कैंसर हो जाता है। उसका समाधान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये उपचार की प्रक्रिया के साथ, अन्यथा कितनी भी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी आप देते रहेंगे, उसका समाधान नहीं होने वाला है। सर्जरी एक बार होगी और उस सर्जरी के लिए हमें तैयार रहना होगा। सर्जरी थोड़ा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर एक बार कायदे से सर्जरी हो जाएगी तो नए सिरे से फिर वह आगे बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि इस प्रकार के विवादों का समाधान का रास्ता हमें इतना महत्व है संभल का मंदिर वहां बननी चाहिए फिर से। मैं सीधा सवाल है, मैं पूछना चाहता हूं, मंदिर अगर आईने अकबरी मंदिर बननी चाहिए संभल में योगी? आईने अकबरी इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि यहाँ पे श्रीहरि के मंदिर को तोड़ करके कोई एक ढांचा खड़ा किया गया है, तो लोग अपनी आत्मा को एक बार झकझोर देखें, इसको स्वीकार करें। बीमारी को समय रहते स्वीकार कर लेना चाहिए, नहीं तो दिक्कत खड़ा करता है। ये आपने बहुत बड़ी बात की, इशारा नहीं, बहुत डायरेक्टली बात। सीधी बात, नो बकवास। जो हमारा है वो हमारा है, हम उसे हर कीमत पर लेके रहेंगे। एक अपवाद लेकर के आप अच्छा, कन्हैयालाल अपवाद है? कन्हैयालाल अपवाद है? बिल्कुल, और क्या अपवाद है? एक मिसाल गर्दन काट देता है वहाँ। ये देखिए टेलर की दुकान है, उसके बाद में हजारों क्या पर्सनल मामला है? गर्दन काट दीजिए आप, हजारों गर्दन। छोटे बच्चों को चप्पल से पीटा गया और कहा कि जय श्री राम लगाइए, तो क्या ये सही बात है? ये बिल्कुल सही बात नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं ये अपवाद है। कन्हैयालाल अपवाद हो सकता है, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को चप्पल मारना अपवाद नहीं हो सकता। कन्हैयालाल अपवाद है, एक अपवाद है, तो बच्चों को चप्पल मारना भी अपवाद हो सकता है। आप जहाँ कहीं बात होती है सिर्फ कन्हैयालाल की बात नहीं, कन्हैयालाल की क्यों बात नहीं होगी? कैसे बात नहीं होगी? क्या बात कर रहे हैं आप?
कैसे बात नहीं होगी? किसी आदमी को खड़े खड़े गर्दन काट देंगे। लेकर के आप सैकड़ों लोगों को नहीं, एक ही नाम नहीं है ना, बहुत सारे नाम हैं। इनके लिए कन्हैयालाल अपवाद है, आईबी अफसर अंकित शर्मा इनके लिए अपवाद है, चंदन मिश्रा इनके लिए अपवाद है। और इस मानसिकता का इलाज तब तक संभव नहीं है जब तक इस दुनिया में ये आसमानी किताब रहेगी। तो बस मेरे प्यारे आई बनो, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। ये कलाकार के रूप में मैं शूद्र हूँ। मैं जब कोई वेदों और उपनिषद के ऊपर, अद्वैत वेदांत के ऊपर बोलता हूँ तो मैं एक वेदांत का उपासक और साधक हूँ, उस नाते से ब्राह्मण हूँ, क्योंकि मैं ब्रह्म की खोज कर रहा हूँ। अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मैं वैश्य हूँ। और समाज में, अच्छा मैं सेना में तो नहीं हूँ, लेकिन समाज में यदि असत्य के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ तो मैं क्षत्रिय हूँ। तो सारे वर्ण मुझ में हैं, सारी जातियां मुझ में हैं। ये किसने दिखाया? पहली बार कृष्ण ने दिखाया। जन्म से क्षत्रिय, पले बढ़े नंद बाबा के यहाँ ग्वाल अहिर, तो वहां पे वैश्य। जनमानस के साथ खेले तो शूद्रों के साथ खेले। वेणुवादन किया, कला है, कलाकार हैं। नृत्य किया, कलाकार हैं। और परम योगेश्वर कहलाए गीता के माध्यम से ब्राह्मण हैं।